हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, क्लास 8 की एनसीईआरटी, जिसमें हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे जल के बारे में। हम समझेंगे कि जल क्या है ना। तो जल क्या है? जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ओके, जल क्या है? जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। और लेकिन इसका उपयोग हम क्या करते हैं? अगर हम सावधानी पूर्वक इसका उपयोग ना करें, अगर इस्तेमाल ना करें, तो यह प्रदूषित हो जाता है ना। यानी प्रदूषित होगा तो क्या होगा? इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी नवीकरणीय संसाधन मतलब यह जल क्या होता है? पुनः बनता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हुआ? यह जल पुनः बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इसका सावधानी से इस्तेमाल ना करें, अगर हम अंधाधुंध ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो जल क्या होगा? प्रदूषित होगा, तो जल की कमी होगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? जल की कमी हो रही है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे जो हमारा भूपृष्ठ है। ठीक है, भूपृष्ठ है, इसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी, यानी जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? जल ग्रह भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, पूछ लिया जाएगा तो जल ग्रह क्या है, तो जल ग्रह भी इसे कहा जाता है। रीज़न क्या है? 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। और इसमें बताया गया है कि 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई है। ठीक है, जो इसमें 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई है। और महासागर पृथ्वी की सतह पर कितना है? तो 2/3 भाग पर स्थित है। कितना? 2/3 भाग पर स्थित है। अब महासागर का जल कैसा होता है? यूज़ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है? लवणी होता है, यानी नमकीन होता है। तो महासागर का जल क्या कर सकते हैं हम? हमारे लिए ये उपयोग में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल मानव नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो वहाँ पर जीव जंतु हैं, वहाँ पर जो पौधे हैं, उनके उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। वो लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी उनके इस्तेमाल के लिए ठीक है। लेकिन हम जो मानव हैं, हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें जल चक्र को लेकर, जल चक्र के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो जल चक्र क्या है? इसके पहले हम थोड़ा देखेंगे इसमें क्या बताया गया। देखो, अलवण जल केवल 2.7% ही है, और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, और केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। यानी जो जल है, जो 2.7% जल है, यानी इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों पर है। ठीक है, और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों पर है। ऐसे जगह पर है जहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जो अलवणीय जल है, ये जो उपलब्ध है हमारे मानव उपभोग के लिए, जैसे हम भौम जल, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जल वाष्प के रूप में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी जल है, इनके माध्यम से ही हम उपयोग करते हैं। यानी भौम जल, नदियों और झीलों और पृष्ठीय जल और के रूप में, तथा वायुमंडल में जो जल वाष्प होता है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें जल चक्र के बारे में देखेंगे। इसको आप ध्यान देना, क्या बताया गया है, इसको हमने कल भी देखा था। क्या आप जानते हैं एक टपकता हुआ नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है? ठीक, इसको आप ध्यान देना। उसके बाद हम समझेंगे कि जल चक्र क्या होता है। ठीक है, जल चक्र को हम समझेंगे कि जल चक्र क्या है। आगे हम देख लेते हैं पहले, जल चक्र को देख लेते हैं। जल चक्र में बताया गया है कि सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि जैसे पहले जल वाष्प बनता है ना। आप बचपन से पढ़ रहे हो, ईवीएस आप पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि जल क्या होता है? पहले वाष्प बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वर्षा होती है। ठीक है, पहले क्या होता है? जल क्या, ये जल क्या होता है? वाष्प बनकर क्या होता है? ऊपर जाता है।
ठीक है। वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर वर्षा होती है, फिर पानी के माध्यम से ये रिटर्न आता है। ये क्या होता है, चक्रीकरण होता है। पहले नीचे पानी, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, वाष्पीकरण होता है। और इस प्रकार क्या होता है, जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, जल चक्र कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम जल चक्र कहते हैं। इसलिए इसमें आगे देखो बताया गया है, अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है और पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, ठीक है। जो अलवणीय जल है पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान जल है ना, पदार्थ है, जो पृथ्वी पर ना तो जल को बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा क्या होती है, स्थिर होती है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। जैसे कि महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है ना। और आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, हमने अभी पढ़ा जल चक्र किसे कहा जाता है। जैसे जल है, वाष्पीकरण करके ऊपर जाता है, फिर वह जल नीचे आता है, ठीक है, फिर वो महासागर में, नदियों, झीलों में गिरता है, फिर वाष्पीकरण होता है, फिर रिटर्न जाता है। ये जल चक्रण क्या होता है, ऐसे चलते रहता है। इसे क्या कहा जाता है, जल चक्र, ठीक है। इसमें बताया गया है जो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही रहता है, वरन इसका क्या है, इस्तेमाल उत्पादन प्रक्रिया में भी किया जाता है। जल को क्या करते हैं, कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। और जल स्रोतों को सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, जो भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, और बढ़ता नगरीकरण, और मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है तो नगरीकरण हो रहा है ना। मतलब हर जगह पे आप देखोगे तो जहाँ जहाँ पर जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर उद्योग होते हैं, वहाँ पर उद्योग होगा तो वहीं पर क्या होगा, नगर बसता है। धीरे धीरे नगर क्या होता है, मतलब बढ़ने लग जाते हैं, है ना। जनसंख्या जहाँ होगा वहीं पर क्या होता है, नगरीकरण होता है, व्यापार होता है, ठीक है। हम देखेंगे जल का उपयोग। जल का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं जल, है ना। जैसे कृषि में करते हैं, उद्योग में, नदियों में बांध बनाया जाता है और इसमें विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। यानी ये हमारे जल का उपयोग है जिसमें हम करते हैं। और इसमें बताया गया है अलवण जल की समस्या हो रही है, क्योंकि जनसंख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है और इस कारण जल का जो उपयोग है ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का उपयोग भी बढ़ेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, जल ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं। और इसमें भोजन की मांग भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी, और नगरीकरण भी बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण जल का उपयोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बताया गया सब चीज़ों को। आगे हम देखेंगे जल की जो समस्याएं हैं, उपलब्धता की, इसको समझेंगे। इसमें बताया गया है जल नवीकरणीय संसाधन है, हमने पहले भी पढ़ा है ना। नवीकरणीय संसाधन है और ये क्या है, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, ठीक है। जो विश्व के कई प्रदेश हैं वहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। इसका क्या करते हैं, हम अंधाधुंध ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, तो हम इसे उपयोग में नहीं ले पाते हैं। जाहिर सी बात है, ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे तो जल क्या होगा, प्रदूषित होगा, और जिसके कारण क्या होगा, जल की कमी होती चली जाएगी। और ऐसे कुछ यहाँ पर देश हैं, है ना, जो अधिकांश देश हैं, आप देख सकते हो। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति अलवणीय जल की आपूर्ति का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर जलवायु प्रदेशों में स्थित है, जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, ठीक है। यानी ये जो मैंने नाम बताया आपको, अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, ये सब नाम को आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में उठाकर कोई भी नाम को पूछ लेगा और उसमें एक दो और देश का नाम डाल देगा जिसमें
पानी मतलब वहाँ पर है, उपलब्ध है ना। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, छांटना रहेगा कि कौन सा देश है। तो इसलिए आप इसमें जो नाम दिया गया है इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है और उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, ठीक है, यानी जल नहीं होता वहाँ पर। और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ पर जल की कमी होते जा रही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसमें आप चित्र में देख सकते हो यमुना के जल को, देखिए कैसे इसमें गंदगी को छोड़ दिया गया है ना। आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर जो यमुना नदी है इसमें कैसे गंदगी को छोड़ा गया है और जिस कारण क्या हो रहा है, पूरे यमुना नदी का जल गंदा होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये देखिए आप, है ना, इससे कचरे को डाल दे रहे हैं, यहाँ पर गंदगी को डाला जा रहा है, मल को डाला जा रहा है, जिसके कारण यमुना जो है पूरी तरह प्रदूषित होते जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे इसमें जल, हाँ, समस्या को लेकर थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें आगे बताया गया, देखो जो उद्योग हैं, नदियों के किनारे हैं, उद्योग से निकलने वाले जो जल हैं, जो जल को प्रदूषित करते हैं। आप देखे होंगे जहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, उद्योग है, जैसे आप समझ सकते हो ऐसे, जैसे ये उद्योग है ना, उद्योग है। अब यहाँ पर नदी है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे उद्योग, जो उद्योग से निकलने वाला जो जल होता है, जो प्रदूषित गंदा पानी होता है ना, इन जल को क्या करते हैं, बिना शोधित किए हुए नदियों में छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बिना शोधित किए हुए नदियों में छोड़ देते हैं। इसके कारण क्या होगा, जल प्रदूषित होगा, जाहिर सी बात है। वहाँ पर जो नाइट्रेट धातु या वहाँ पर जो पीड़ानाशकी जल को क्या करते हैं, ये लोग प्रदूषित करते हैं, है ना। धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रदूषित करते जाते हैं और फिर लोग जल का प्रयोग में लाते हैं। इसी जल को क्या करेंगे, लोग प्रयोग में लाएंगे तो फिर क्या होगा, इससे हमें गंभीर परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, इसको हम प्रयोग में लाएंगे, पिएंगे, यानी माध्यम के अनुसार, यानी धीरे धीरे एक एक करके हमारे पास ही पहुंचता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और जिस कारण क्या होगा, हमारे पास पहुंचेगा तो हम उसको पिएंगे तो ये बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, हमें कई तरह की परेशानियां होती हैं, जिसके कारण हम कई सारे चीज़ों का सामना करते हैं, है ना। अभी क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कई सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो यानी ऐसे जल प्रदूषित होते हैं। तो इस कारण बोला जाता है जो नदी का जल है वहाँ पर उसको क्या करे, सॉरी, जो उद्योग का जल है उसको क्या किया जाए, शोधित किया जाए, उसके बाद उसमें छोड़ा जाए, ताकि क्या हो, जल सफ़ा हो, प्रदूषित ना हो, ठीक है। अगर इस जल नदी में हम जाने से पहले इसको क्या करें, शोधित कर दें, तो जल क्या होगा, प्रदूषित नहीं होगा। ये क्या होगा, हम इसको नियंत्रण में ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या आपका जल संसाधनों के संरक्षण है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें जल संग्रहण के बारे में जो बताया गया है। हम जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पृष्ठीय प्रवाह को बचा सकते हैं, मतलब भूमि का कटाव को बचाया जा सकता है। और जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों का पक्का करना, जिससे जल बीच बीच में क्या होगा, कहीं नहीं रिसाव होगा, यानी जो जल है धीरे धीरे कहीं पर भी रिसाव नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर जो जहाँ पर जल जाना है वहाँ पर जल पहुँच जाएगा, ठीक है। जो जल होगा रिसाव नहीं होगा, तो जहाँ पर जल जाना है वहाँ पर क्या होगा, नहर के माध्यम से पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पर क्या हो, ये पक्का हो, यहाँ पर रिसाव ना हो, ठीक है। उसके बाद बताया गया इसमें सिंचाई में आपका क्या का उपयोग होना चाहिए, तो स्प्रिंकलर का प्रयोग करके जल क्षति और वाष्पीकरण को रोक सकता है ना। वहाँ पर क्या किया जाए, स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पर जो पानी का बहाव है उसको रोका जा सकता है, वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। उसके बाद जो शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण को भी क्या कर सकते हैं हम, कम करने के लिए ड्रिप तथा टपकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर जो शुष्क देश होता है ना, प्रदेश होता है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए हम ड्रिप तथा टपकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
ड्रिप और टपकन का मतलब क्या होगा, इनके माध्यम से हम जल को वहीं पहुंचाएंगे जहां पर जल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ के लिए होता है। शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के ड्रिप अथवा टपकन विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इससे क्या होगा, जहाँ पर जल की ज़रूरत होती है वहाँ पर डायरेक्ट जल पहुँच जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें इनके माध्यम से हम जल को तो पहुँचाते हैं, प्लस आगे हम देखेंगे जल का जो संरक्षण है इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जल संरक्षण, इसको हम अपने घर की एक छत पर, है ना, जो आपका छत होता है आपके घर में, उस वर्षा जल एकत्र करके इस जल का हम संग्रहण कर सकते हैं और इसमें विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना, यानी इस जल को क्या कर सकते हैं, कई जगह फिर हम उपयोग में ला सकते हैं और फिर इस जल का संग्रहण करते हैं, है ना। इसको क्या बोला जाता है, जल संग्रहण कहलाता है ये। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होता है। यानी आपका 2 घंटे की जो वर्षा होती है 8000 लीटर जल बचाने के लिए क्या होती है, काफ़ी होता है। ठीक है, यानी जल आप क्या कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो जल बचाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें रेशम कीट को लेकर बताया गया है। रेशम कीट क्या है इसको हम देखेंगे। तो रेशम कीट क्या होता है, रेशम कीट हमें किससे मिलता है, तो रेशम से मिलता है। ठीक है, और रेशम कहाँ पर पाया जाता है, तो जो रेशम बनता है कहाँ पर पाया जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे रेशमी वस्त्र बना सकते हैं, है ना। जो हम रेशमी वस्त्र इस्तेमाल करते हैं किससे बनता है, ये रेशम कीट से बनता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जैवमंडल के बारे में। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े हुए हैं कि जैवमंडल क्या है आपका, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, है ना। तो जैवमंडल क्या होता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, यानी जो स्थल मंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों क्षेत्र जहाँ आपस में मिलते हैं या संक्रमित होते हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। और इस क्षेत्र में सभी प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और वन्य वहाँ पर जो जीव होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जैवमंडल। इसमें बताया गया है इस जैवमंडल वाले क्षेत्र में सभी जीवित प्राणी, जीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे आपस में परस्पर एक दूसरे से आप मतलब अपने आसपास के जो पर्यावरण से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी ये जो सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, इसी तंत्र को हम क्या कह सकते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक, इसको आप याद रखना, इसको क्या कहते हैं हम, पारितंत्र। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है जो वनस्पति है, वन्य जीवन है, बहुमूल्य संसाधन है ये। ठीक है, पौधे इसमें जो इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षा रखते हैं और जो रक्षक मेखला के रूप में भी कार्य करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है रक्षक मेखला क्या होता है ना। और भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं ये सब। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं हमें क्या करते हैं, ये सब हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ, पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक क्या होता है, आवश्यक होता है। अब पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या है, वन्य जीवन के अंतर्गत देखेंगे जंतु, पक्षी, कीट एवं जो जलीय जीव रूप में आते हैं, उनमें हमें क्या होता है, दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। कीट में देखेंगे तो हम मधुमक्खी को देख सकते हैं। मधुमक्खी हमें क्या देती है, शहद देती है और फूलों के परागण में मदद करती है। ठीक है, और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया क्या करती है, हम चिड़िया के बारे में देखेंगे। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है। जो कीट जरूरी नहीं होते हैं, जो मृत होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो चिड़िया है इसको खा जाती हैं। ठीक है, और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं ये कौन, चिड़िया। आगे हम देखेंगे गिद्ध के बारे में।
गिद्ध क्या करते हैं? गिद्ध मृत जीव को खाने के कारण एक अपमार्जक का काम करते हैं। ओके, क्या करते हैं? ये अपमार्जक का काम करते हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है इसे। किसे? गिद्ध को समझा जाता है। अगर गिद्ध ना हो तो क्या होगा? जो यहाँ पर जीव जंतु मरे रहते हैं वो क्या होगा? प्रदूषण होगा, है ना, धीरे धीरे वो गंदगी फैलेगी, बदबू होगा। तो ये गिद्ध क्या करते हैं? उसको खाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपमार्जक के रूप में समझा जाता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है इसे। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो। चाहे चिड़िया हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे आपका क्या है, ये गिद्ध है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। इसको देखने से पहले हम एक चीज़ हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है आपका। जो भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, ठीक है, सॉरी डिक्लोफिनैक है ना, इसको ध्यान देना। जो नाम है डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन, ये जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था और जो इस्तेमाल किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध क्या करते थे? उसको खाते थे। उसके बाद किडनी खराब होने से ये लोग मर जाते थे। अभी क्या हो रहा है? इसमें पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं और तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि गिद्ध क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और लुप्त होंगे क्या होगा? पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा हानि होगा, है ना। इसीलिए लुप्त होने का रीज़न क्या है? लुप्त होने का रीज़न ये जो 3 आपके ये जो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, जो भी है आप बोल सकते, जो उपचार दिए जाते थे, इसके कारण है। ठीक है, ये नाम को आप याद रखना, क्या है? डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन। ठीक है, ये तीनों का आप याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में तीनों पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपका प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। ठीक, ओके।